हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जो है वो कंप्लीट साइंस को डिस्कवर करेंगे, चाहे वो 9th क्लास की साइंस हो, चाहे वो 10th की हो। धीरे धीरे 11th और 12th की डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि मेजर ऑफ द पोर्शन जो है वो किसी भी एग्जाम्स के अंदर इनका हमें देखने को मिलता है। तो हम इसी चीज़ पर फोकस करेंगे कि हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए इस सीरीज के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा मैटर्स इन आवर सराउंड। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं वो सारे किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, मैटर से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब समझते हैं कि मैटर होता क्या है। हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास जो भी चीजें होती हैं वो मैटर से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैटर है या फिर नहीं है। या जो भी चीजें हम देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लास हो गया, पेन हो गया, नोटबुक हो गया, कुछ भी हो गया, वो मैटर है या फिर नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन पर फोकस करते हुए हम देखते हैं कोई भी ऐसी चीज जो हमारे यूनिवर्स में पाई जाती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, मैटर से मिलकर बनी हुई होती है। फिर सेम वही क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, विच हैविंग स्पेस, जिसके पास थोड़ा बहुत स्पेस होता है, मास होता है, वो चीज क्या होती है, हमारी मैटर कहलाती है। उसको क्या कहते हैं हम? मैटर कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास थोड़ा बहुत भी मास होता है, उसको क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। ठीक है, दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम। उनके पास अपना मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अगर एक नोटबुक बना दूं, एक नोटबुक की बात करूं, तो इस नोटबुक का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये एक मैटर है। क्या है? ये एक मैटर है। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारे जो अर्लियर फिलोसोफर थे उन्होंने बताया था कि जो भी मैटर होता है उसके अंदर 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक चीज बता दूं कि बेसिक का मतलब क्या होता है। बेसिक का मतलब होता है समथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज वेरी वेरी असेंशियल, विच इज वेरी वेरी असेंशियल। ठीक है, उसको कहा जाता है बेसिक, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो 5 ऐसे बेसिक एलिमेंट बताए थे जिसके बिना वी कैन नॉट एबल टू सर्वाइव, वी कैन एबल टू फॉर्म मैटर, और वी कांट डू एनीथिंग। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है एयर, सेकंड वन इज अर्थ, थर्ड वन इज फायर, फोर्थ वन इज स्काई एंड फिफ्थ वन इज वाटर। बिना इन 5 चीजों के हम कुछ भी नहीं है, कोई भी मैटर जो है वो नहीं होता। एयर के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो मैटर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर बताया कि जो मैटर होता है उसको हमने 2 प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो है वो डिवाइड किया है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। किसी भी चीज को जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो 2 चीजें देखते हैं हम, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका फंक्शन कैसा होगा, ठीक है, और वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा ये भी मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, और वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब भी हम किसी मैटर को या किसी भी चीज को का फॉर्मेशन हम देखते हैं तो यही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे को कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, मान लो मेरे को पेन ही बनाने हैं, पेन का बिजनेस शुरू करना है, तो मेरे को सबसे पहले पता होना होगा कि मेरे को कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, वो क्या काम करेगा, उसका नेचर कैसा होगा। फिर मैं देखूंगी कि वो जो पेन होगा वो किससे मिलकर बनेगा, मेटल से होगा, हमारा प्लास्टिक से होगा, या फिर हमारा जो है वो मेटल से होगा। अगर मेटल से होगा तो कौन से मेटल से होगा। तो ये सारी चीजें उसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो जब भी हमें किसी भी क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो 2 चीजें आती हैं, फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज केमिकल नेचर। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं मैटर इन आवर सराउंडिंग की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी जो मैटर होता है उसका फिजिकल नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो जो भी मैटर होता है वो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल नेचर की बात में करूँ तो कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी चीज़ मेरे को बनानी है, मान लो मैं अभी पेन का बिजनेस कर रही थी, तो मेरे को पेन का ही बिजनेस करना है, तो क्या मैंने जो प्लास्टिक खरीदा, प्लास्टिक का पेन बनाना है, जो कवर होता है वो प्लास्टिक का बनाना है, या कैप जो होते हैं वो प्लास्टिक का बनाना है, या फिर मेटल की बनानी है। ठीक है, तो मेरे को वो ऐसा का ऐसा ही मिल जाएगा? नहीं, मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े होंगे किसी भी चीज के, मेरे को वो पिघलाना पड़ेगा, फिर मेरे को उसको जो है वो शेप देनी पड़ेगी जैसे मेरे को चाहिए।
तो उसी चीज को कहते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपके यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर, मैं यहाँ पर एनसीईआरटी को लेकर ही एक्सप्लेन करूंगी आपको। ठीक है, अगर आप कोई और बुक रेफर कर रहे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जो भी आपका डाउट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हारा एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है जिसके अंदर हमने जो है वो एक बीकर लिया जिसमें हमने 100 ml जो है वो 100 ml का बीकर लिया जिसमें हमने वाटर डाला। ठीक है, और हमने कुछ इंक डाल दी या फिर हमने उसके अंदर सॉल्ट या फिर वाटर शुगर डाल दी। ठीक है, वो एक सॉल्यूशन बन गया हमारे पास, या मैं ये कहूँ हमने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, स्टाई कर दिया, हमने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर हमने उसको जो है वो अनदर बीकर लिया 100 ml वाटर का ही, उसके अंदर उसमें से 10 ml डाल दिया। ऐसे करके हमने 2-3 प्रोसेस किए जिसके अंदर हमने देखा कि हर बार जब हम 10 ml डाल रहे हैं उस कलर सॉल्यूशन को, तो वो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है वो हमें प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंट हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो उसी को कहते हैं कि जो मैटर होता है वो एक पार्टिकल से मिलकर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। मैटर आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जो मैटर होते हैं, सेकंड पॉइंट आता है हमारा, मैटर्स आर वेरी स्मॉल एंड पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सेम एक्टिविटी आती है उसके अंदर भी हमने, ठीक है, कि हमने ये एक्टिविटी की, उसके इसी एक्टिविटी के बेसिस पर मैं आप दोनों बता दूंगी। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो फर्स्ट के लिए आपको दूसरी एक्टिविटी दी होगी जिसमें आपको 100 ml बीकर लेना है, वाटर एक लेवल पर मार्क कर देना और उसके अंदर हमें शुगर या फिर सॉल्ट को डिसॉल्व करना है। ठीक है, और फिर हमें चेक करना है कि क्या पार्टिकल जो चीनी है वो या फिर जो नमक हमने लिया है वो अच्छे से डिसॉल्व हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की मैं बात कर रही थी, जो मैंने पहले एक्टिविटी बताई थी उसके अंदर था कि जब हम उसके 10 ml नेक्स्ट बीकर के अंदर ट्रांसफर करते जा रहे हैं तो हमारा जो है वो पार्टिकल्स जो है वो कम होते चले जाएंगे, यानी कि उनका जो कलर है वो फेड होता जाएगा। सपोज हमने जो लिया था वो हमारे पास था, जो हमने बीकर लिया था उसमें हमारा पिंक कलर ऑब्जर्व हो रहा था। ठीक है, जब हमने सेकेंड बीकर लिया तो उसके अंदर मान लो हमें लाइट पिंक शो होगा, तो ऐसे करके उसकी जो शेड्स है वो कम होती चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। जब भी हम किसी भी चीज की बात करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या। अगर हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज को ले लीजिए, पेन की ही बात कर रहे हैं हम या फिर किसी इंसान की बात कर रहे हैं, तो उस इंसान में क्या क्या खूबियां हैं, वो इंसान है कैसा। ठीक है, हम यही देखते हैं ना, हम मान लो पेन खरीदने गए हैं तो हमने पेन देखा कि वो पेन ब्लू है या ब्लैक है, कैसा मटेरियल है, कैसा स्मूथ लिख रहा है या नहीं, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या होंगी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विशेषताएं। क्या बोलते हैं, विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं का मतलब होता है कि वो जो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को समझा रही हूँ कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस हम कैसे कह सकते हैं। मान लो कोई भी तुमने चीज ले ली, फॉर एग्जाम्पल बिस्कुट ही ले लिया, ठीक है, या फिर कोई और, जैसे हम पेन का एग्जांपल ले रहे थे, पेन ही ले लिया। ठीक है, अब मैंने उस पेन को वाटर के अंदर डिप किया तो क्या उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है जाएंगे। क्यों, हमें देखने में तो सॉलिड लग रहा है, हमें लग रहा है कि उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, लेकिन जा रहा है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ, तो उनके बीच में जो है वो स्पेस देखने को मिलता है। ठीक है, मान लो हमने बिस्किट लिया था तो हमने बिस्किट चाय में डुबोया, दूध मिल्क में डुबोया, तो उसके अंदर जो है वो मिल्क या फिर शुगर जो भी चीजें हैं वो ऐड ऑन हो जाती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर का, उनके बीच में कुछ ना कुछ जो है वो स्पेस पाया जाता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सेकेंड पॉइंट है हमारा, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, हमें कोई चीज जो है मिक्स करनी है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर जो है पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर, आप जैसे ये कंटिन्यूअसली मूविंग का आप ये एग्जांपल ले सकते हो जो आपके एनसीईआरटी में दिया है कि मान लो आप ने एक धूप ली, ठीक है, धूप जो पूजा के लिए यूज की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसेंस स्टिक। ठीक है, अगरबत्ती जिसको बोलते हैं, वो लिया हमने, ठीक है, उसको हमने कमरे के किसी एक कोने में लगा दिया। ठीक है, मान लो ये पूरा एक रूम है, मैंने धूप या अगरबत्ती ली, मैंने उसको यहाँ पे लगा दिया, या फिर जब मंदिर में हम पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में तो हम वहां पर धूप या अगरबत्ती लगाते हैं। ठीक है, तो वो उसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाती है, इसकी जो खुशबू है वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगी। ठीक है, तो वो उसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स थे उसके वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे, तभी तो फैले ना। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ये इसका जो है वो इसके बीच में ये बोल सकते हैं कि रिलेशन है।
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं होगी, या टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, हमें इस बात का कैसे पता चलेगा? मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हमने धूप अगरबत्ती लगाई थी, ठीक है, हमने उस अगरबत्ती को क्या किया था, हमने एक कोने में लगाया था, फिर वो फैली कैसे? उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई। मान लो जब हम किसी सॉलिड को या बर्फ को पानी बनाते हैं, या पानी को हम आइस वो वेपर बनाते हैं, उबालते हैं पानी को, तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल होता है उसकी मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी होती है उसका इंक्रीज होना क्या कहलाता है? काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गर्मी होगी, ठीक है, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, पानी जल्दी गर्म होता है तो पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव होते हैं, जल्दी जल्दी वेपर में के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ज्यादा गर्मी होती है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का और टेम्परेचर का हमारा जो, मैं अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो चीजें होती हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। तो हमें यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है। उसके बाद आता है दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इंटरमिक्सिंग होना किसी भी दो पार्टिकल की, उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। जैसे जो हम खाना कहीं और बनाते हैं, खुशबू कहीं और जाती है, ठीक है, तो इंक्रीज करेंगे हम हीट को, लीड टू द इंक्रीज डिफ्यूजन, उतनी जल्दी जो है वो उस खुशबू के जो पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर डिस्पर्स होके दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। अगरबत्ती वाला सेम एग्जांपल हम इसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर है ना, एक एग्जांपल दे रखा होगा कि तुम लोग जो है वो 4 बंदे हो, ठीक है, उन 4 बंदों को क्या करना है, तुम मान लो तुम लोग जो है 4 बंदे हो, तुम लोगों ने पकड़ रखा है एक दूसरे को, ठीक है, जिसे फोक डांस वाला होता है, डांस करते हैं, डांस के अलग अलग स्टेप होते हैं, ठीक है, तो उस डांस के स्टेप्स के अंदर हम देखते हैं कि जो मान लो यहाँ पर 4 बंदे हैं, ठीक है, आई होप विजिबल हो रहा होगा, दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं, एक सेकेंड। ठीक है, 4 बंदे हैं, अगर इन दोनों ने अपने आप हाथों को ऐसे टाइटली पकड़ रखा है, स्पेस कम है, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा ज्यादा कम स्पेस होगा इनके बीच में, ठीक है, या फिर जो है वो सिर्फ उंगली से पकड़ेंगे और एक में सिर्फ जो है वो उंगली के टिप से पकड़ेंगे। 3-4 ग्रुप बनाए थे हमने उस एक्टिविटी के अंदर, 3 ग्रुप बनाए थे। फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो हाथ से पकड़ रही थी, सेकेंड एक्टिविटी जो उंगलियों से पकड़ रही थी, और थर्ड जो है वो फिंगर ऑफ द टिप्स, जो हमारी टिप्स होती हैं उनसे पकड़ रहे थे। तो किन के बीच में जो है वो अट्रैक्शन कम होगा? जो टिप से पकड़ रहे हैं वो इजीली टूट जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन कम है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। एवरीबडी नोज अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर कि हम जो भी चीजें अपने आसपास देखते हैं वो मेनली 3 ही चीजों से बनी हुई होती है, और चौथी कोई चीज होती नहीं। चाहे हम किसी भी चीज की बात कर ले, खाने की बात कर ले, कोई मटेरियल की बात कर ले, या फिर किसी शॉपिंग मटेरियल की बात कर ले, या फिर किसी गोल्ड ज्वेलरी की बात कर ले, जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, एवरीथिंग 3 चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैस। 3 ही चीजों में हमें वो चीज जो है वो ऑब्जर्व होती है, या फिर हम ये बोल सकते हो कि वो चीजें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शेप की, तो जो सॉलिड की शेप होती है वो डेफिनेटिव होती है, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक गिलास पानी लिया, हमने उस गिलास पानी को कटोरी के अंदर डाल दिया, तो पहले तो उसने गिलास की शेप ले रखी थी उस पानी ने, फिर उसने कटोरी की शेप ले ली, ठीक है, तो कोई फिक्स शेप नहीं है। सेम गैस के अंदर होता है। गैस के अंदर जैसे मान लो गैस का सिलेंडर है, या फिर तुम जो गैस के बलून्स फुलाते हो बर्थडे पे, ठीक है, तो बलून्स फुलाने के लिए एक पंप आता है, ठीक है, गैस का, ठीक है, उससे फुलाते हो तो उसकी शेप ले ली, उस पंप की शेप ले ली उसके अंदर उसने, ठीक है, तो कोई भी इनकी फिक्स शेप नहीं होती। सेकंड वन इज वॉल्यूम। तो सॉलिड की वॉल्यूम जो है वो फिक्स होती है। मान लो मैंने टेबल बनाया है, लैपटॉप है हमारा, या फिर टैब है हमारा, या फिर पेन है, कोई भी सॉलिड की चीजें हैं, बुक है, हमने उसकी फिक्स शेप दे दी ना, क्या हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं बाद में एक बार देने के बाद? देखो, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ कर सकते हैं। देखो, करने को तो तुम उसको तोड़ के कुछ और ही बनाओगे, लेकिन मान लो मेरे को ये करना हो कि मेरे को टेबल की शेप चेंज करनी है, तो क्या नहीं, ठीक है, तो सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है। लिक्विड की जो है वो भी फिक्स होती है। फिक्स किस कंडीशन में होती है? देखो, अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी आएगी कि फिक्स होती है या नहीं होती। तो फिक्स मैं कब कहूंगी? जब मान लो ग्लास में है तो वो ग्लास की शेप लेगा, कटोरी में है तो कटोरी की शेप लेगा, उसको हमने फिक्स बोला है। वॉल्यूम को, सॉरी शेप, मैं यहाँ पे शेप का बता रही थी, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का आएगा, सॉरी मैंने वो देखा नहीं प्रॉपर्टीज। तो इसका वॉल्यूम के अंदर क्या आएगा कि मान लो वॉल्यूम, मैंने 1 गिलास पानी लिया, अब मैंने उसी 1 गिलास पानी को कटोरी के अंदर डाला था ना, तो क्या
वो कटोरी जो है वो बड़ी छोटी होके उसमें पानी इंक्रीज हो जाएगा या कम हो जाएगा? नहीं, पानी तो उतना ही रहेगा ना जितना एक गिलास था। उसने तो शेप ही तो चेंज की है अपनी। सेम गैस के अंदर भी होता है, कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होती जिस भी कंटेनर में आप डालते हो इसके, सॉरी, वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होती, वो क्योंकि वो फैलती है, ठीक है, इसलिए। उसके बाद आता है बाउंड्रीज। जो सॉलिड की बाउंड्रीज होती है वो डिस्टिंक्ट होती हैं, ठीक है, कि फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो इस सॉलिड की जो हमने बनाया है इसकी बाउंड्रीज यही होंगी तो यही होंगी। अगर मैं उसको चाहे कैसे भी चेंज कर लूँ वो चेंज नहीं होगी। टेक शेप ऑफ द कंटेनर, ये कंटेनर की शेप ले लेता है। लिक्विड गैस की कोई डिस्टिंक्ट शेप बाउंड्रीज नहीं होती। उसके बाद आता है कंप्रेसिबिलिटी। अगर मैं सॉलिड को कंप्रेस करूँ, दबाऊं, तो वो ना के बराबर दबेगा, लेकिन फ्लूइडिटी होती है, वो फैल जाता है। पानी को अगर मैं फर्श पे डाल दूं तो वो फैल जाएगा। गैस भी कंप्रेसिबल होती है, हम कंप्रेस करके उसमें जितनी चाहे उतनी गैस भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? हार्डनेस। क्या होता है? हार्डनेस। तो सॉलिड के अंदर हार्डनेस प्रेजेंट होती है, जबकि लिक्विड के अंदर एब्सेंट होती है और गैस के अंदर भी एब्सेंट होती है। डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं, डिफ्यूजन हमने क्या पढ़ा था? इंटरमिक्सिंग, ठीक है। तो इंटरमिक्सिंग की सॉलिड के अंदर आसानी से नहीं होती क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है पार्टिकल्स के बीच में। अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी स्पेस नहीं होगा, ठीक है। ये मैं ऐसे स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, इजीली विजिबल हो जाएगा। तो ना के बराबर स्पेस है, जबकि लिक्विड के अंदर जो है वो ऐसा देखने को मिलता है और गैस के अंदर ऐसे, ठीक है। और जो गैस है वो हमारी वेरी इजीली जो है वो हमें डिफ्यूजन हो जाता है गैस के अंदर। एयर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद आता है कैन मैटर चेंज देयर शेप। क्या मैटर जो है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है? तो ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ ही तो ये रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा और गैस से सॉलिड बनेगा, यही चीजें होती हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाती हूँ कि जो हमारा सॉलिड लिक्विड गैस है वो किस तरीके से इंटर कन्वर्जन होता है। मान लो मैंने सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बर्फ थी मेरे पास, मैंने बर्फ को निकाल के बाहर एनवायरनमेंट में रख दिया, थोड़े टाइम के बाद पानी बन जाएगा। और उस पानी को मैंने वापस से हीट दी, यानी कि गैस के ऊपर रख दिया तो भाप बन जाएगा, ठीक है, यही होता है। अगर मैं इनके प्रोसेस की बात करूं तो जब मैं सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रही हूँ, सॉलिड से लिक्विड यानी कि सॉलिड टूट रही है, और जब भी किसी चीज का टूटना होता है तो उसको क्या कहा जाता है? फ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन बता रही हूँ मैं। सॉलिड बड़ी चीज है, लिक्विड छोटी छोटी टुकड़ों में टूटेगा, पानी बनेगा, दैट इज फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड का बनना, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड का फॉर्मेशन होना, दैट इज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अगर मेरे को सेम लिक्विड को गैस के अंदर बदलना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जब भी मैं लिक्विड को गैस में बदलती हूँ तो हम एक प्रोसेस का बात करते हैं, दैट इज वेपराइजेशन। वेपर का फॉर्मेशन होना, उसी को क्या कहा जाता है? गैस का फॉर्मेशन होना, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे को गैस से लिक्विड बनाना हो, अगर मैं उस पानी को जो मैंने गर्म किया था कि भाप बनी थी, अगर मैं उसको थोड़े समय के लिए ऐसे ही ढक के रख दूं, ना छेड़ू, तो वापस से पानी में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन 6th 7th में कंडेंसेशन की आप डेफिनेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, मैंने गैस से सॉलिड का फॉर्मेशन होना। गैस से सॉलिड का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा? जो हमारा गैस से सॉलिड का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा? डिपोजिशन से। किसी भी बहुत सारी चीज डिपोजिट होके एक बड़ी हार्ड चीज बनाती है ना, उसको कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन, यानी कि सॉलिड गैस से सॉलिड का फॉर्मेशन होना। अब सॉलिड से गैस बनती है सब्लिमेशन, एक प्रोसेस आता है सब्लिमेशन। सबने नैप्थलीन बॉल्स देखी होंगी, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है एनसीईआरटी के अंदर कि जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं वो उनके अंदर कौन सा प्रोसेस हमें देखने को मिलता है? तो उनके अंदर जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना। आप नैप्थलीन बॉल्स जैसे मम्मी लोग जो होते हैं वो कपड़ों के अंदर रखते हैं ना, जब भी हम उन गर्मी के कपड़ों को या फिर सर्दी के कपड़ों को वापस जो है वो अलमीरा में रखते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि हम वहां पर जो है क्या नैप्थलीन बॉल्स डालते हैं। तो वो नैप्थलीन बॉल्स आप थोड़े समय के बाद देखोगे तो वो डायरेक्ट जो है किसमें के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको कहा जाता है सब्लिमेशन, प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होता है तो कौन कौन से इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड। यही मैंने पिछली स्लाइड के अंदर बताया कि जब हम किसी भी चीज को टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। अगर मैं सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो
सॉलिड एक ऐसा इंडिकेटर है जो फोर्स और स्ट्रेंथ जो होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, जब भी हम टेम्परेचर देंगे तो इनके बीच का जो फोर्स है उसको कम कर देगा, इनके बीच का जो स्पेस है उसको कम कर देगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आइस का 273.15 केल्विन होता है। उसके बाद आता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, सॉलिड से गैस के अंदर टूटेगा, लिक्विड के अंदर, यही मैंने पीछे बताया। अब आता है लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन का मतलब छुपा हुआ, ऐसी एनर्जी जो हमारे पास होती है। बहुत सारी ऐसी खूबियां होती है ना किसी किसी के अंदर, कि मान लो मेरे को सिंगिंग अच्छा करना पसंद है लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, दैट इज हिडन। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट, यानी कि हिडन हीट, यानी कि हिडन एनर्जी। ये क्या होती है? इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलेटेड बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर चेंज करे अगर हम किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड के लिए, लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी तो यूज हो रही है, एनर्जी तो वो ले रहा है। ठीक है, और एनर्जी को ही हम हीट की तरह कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसी की तरह पढ़ते हैं, तो उसको कहा जाता है लेटेंट हीट। क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट। नेक्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन आ गया, नाम से ही बता रहे हैं, ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है हमें 1 किलो सॉलिड को 1 किलो लिक्विड के, सॉरी 1 किलो नहीं आएगा, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने में एटमॉस्फेयर, उसी सेम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पर, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो प्रेशर हम लेते हैं वही होना चाहिए। हम कोई बाहर से प्रेशर इंक्रीज नहीं करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे। सेकेंड वन इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ऐसा टेम्परेचर होता है जब लिक्विड जो है वो उबलना शुरू कर देता है, स्टार्ट होना शुरू हो जाता है बॉयल के अंदर, यानी कि वेपर्स के फॉर्मेशन के अंदर। ये एक बल्क फिनोमेना होता है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या था हमारा 273.1 के केल्विन, ये है हमारा 1 के केल्विन 1 के। ठीक है, ये है हमारा 373 के। ठीक है, उसके बाद आता है पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे पार्टिकल जो 0 डिग्री सेल्सियस पर हैव मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी होती है कंपैरेटिवली पार्टिकल्स के, मतलब पानी के अंदर अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा ना उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, लेकिन उसी समय पर अगर मैं आइस की बात करूँ तो उसके पास जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के कंपैरेटिवली जो है वो कम। ठीक है, बिकॉज क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का हमने रिलेशनशिप जो है वो दूसरी तीसरी स्लाइड के अंदर पढ़ लिया था क्या होता है। इसके बाद आता है जो वाटर वेपर्स होते हैं वो 373 पे और हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हिडन हीट होती है। हिडन हीट जो वेपर्स के अंदर, वेपराइजेशन किस वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहा है और लेटेंट हीट यूज हो रही है, यानी कि लिक्विड से जब है जो वेपर बन रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब हो रही है और वो जो हीट है हमें दिख नहीं रही है, हिडन है, उसको क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके बाद आता है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। ये मैंने पहले ही बता दिया था, सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो क्या होगा? फ्यूजन, टूट रहा है, किसी चीज का टूटना क्या कहलाता है? फ्यूजन। किसी चीज का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? फॉर्मेशन। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड बनेगा, सॉलिडिफिकेशन, फिकेशन हो रहा है यानी कि बन रहा है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है साइंस में जो उनके जो सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं ना वही उनके डेफिनेशन को बता देते हैं, तो ये वही चीजें हैं। लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा? वेपराइजेशन। एशन यानी कि बन रहा है क्या? वेपर्स, तो गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। गैस से लिक्विड होगा तो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जब हम किसी भी चीज को अगर हमने हीट किया और हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया बिना छेड़े तो वो वापस से जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। डिपोजिशन यानी कि सॉलिड से गैस का, सॉलिड से गैस का बनना डिपोजिशन ही कहलाता है। गैस से सॉलिड का बनना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो होता है हमारा नाफ्थलीन बॉन्ड्स। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट जो होता है? सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट। सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है यानी कि कौन सा होगा? सब्लिमेशन। विद डिक्रीज ऑफ प्रेशर एट 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड। लिक्विड में आए बिना, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड CO2 इज आल्सो नोन एज द ड्राई आइस। क्वेश्चन आता है बहुत बार कि व्हाई सॉलिड CO2 इज नोन एज द ड्राई आइस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सॉलिड CO2 होता है वो डायरेक्टली बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम कर देते हैं उसको क्या कहा जाता है? ड्राई आइस कहा जाता है। जब भी हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो अगर हम डिग्री सेल्सियस, देखो मैं इस चीज को ऐसे पढ़ाती हूँ कि जो D है
और सी है। सी जो है वो छोटा होता है, डी बड़ा होता है। जब भी हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना होता है, यानी कि सी से के अंदर जाना है। सी छोटा है, डी के बड़ा है, बड़े के अंदर जाना है तो प्लस करेंगे, कितना 273। अगर उल्टा करना है, माइनस करना है, तो छोटे की तरफ आ रहे तो हम क्या करेंगे, माइनस, दैट इज 273 केल्विन। हम उस चीज के अंदर माइनस कर देंगे। आपके एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है इवेपोरेशन। आप चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कि बहुत सारे प्रोसेस दे रखे हैं, जैसे मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है, गर्मियों में जो है वो कूलर, जो डेजर्ट कूलर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, या फिर जो गर्मियों में कपड़े किस तरीके से सूखते हैं, गर्मियों में या सर्दियों में कपड़े किस तरीके से सूखते हैं, हम कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं। तो वो सारे प्रोसेसेस जो होती हैं वो इवेपोरेशन के थ्रू ही देखने को मिलते हैं। किस तरीके से इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, देखो इवेपोरेट हो रहा है क्या, वेपर्स का फॉर्मेशन होके पानी जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होके कहीं और जा रहा है, कहाँ, एनवायरमेंट में। लिक्विड पार्टिकल एट हाई सरफेस, जो ऊपर है उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब क्लास के अंदर क्लास होती है, उसके अंदर जो गेट के पास बच्चे बैठते हैं उनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है कि वो भाग के बाहर निकल जाएं, इज एबल टू ब्रेक अवे द फोर्स ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। वो उसकी बंधन को तोड़ के जैसे ही बेल बजते वो भाग जाते हैं ना, तो ये भी पार्टिकल्स क्या करते हैं, बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये एक फिनोमेना होता है जो डायरेक्टली चेंज होता है लिक्विड से वेपर के अंदर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे इवेपोरेशन को, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे मान लो हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े सुखाने का एग्जाम्पल लिया था ना मैंने अभी यहाँ पे, ठीक है। तो कपड़े सुखाते हैं तो क्या करते हैं, कपड़ों को हम फैलाते हैं, ठीक है। हम अगर ऐसे ही फोल्ड करके मान लो ऐसे कपड़ा हमने सुखा दिया तो वो नहीं सूखेगा, बल्कि इसी कपड़े को अगर मैं ऐसे सुखाऊंगी तो वो जल्दी सूखेगा, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होगा। ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आएंगे, और ज्यादा पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आएंगे तो बहुत जल्दी इवेपोरेशन होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, गर्मियों के अंदर जो है वो कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं कंपैरेटिवली सर्दियों के, ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, नमी होना, वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होना हमारे एयर के अंदर, ठीक है। जब चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है ना, उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो उन दिनों में क्या होता है, कपड़े कम सूख पाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कपड़े का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है, तो इजीली जो है वो रिलेट हो जाए इसलिए। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या होता है कि जल्दी इवेपोरेशन होती है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो हमें जो है वो इवेपोरेशन कम देखने को मिलता है। इंक्रीज इन विंड एयर, जब भी हवा चलती है तो हमें जो है वो कूलर भी जो हमारा, अगर हम बाहर एनवायरमेंट में रखते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो जो है वो हमारा इजीली वर्क करता है, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ ठंडी ठंडी हवा देता है। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड स्पीड जिस दिन ज्यादा होती है, विंड अच्छी, हवा अच्छी चल रही होती है, उस दिन कपड़े अच्छे सूखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ टू इवेपोरेट कॉज को, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जो इवेपोरेशन होता है वो किस तरीके से कूलिंग करता है। तो इसके अंदर आपके दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये मैंने यहाँ पे पीपीटी में एक्सप्लेन नहीं किए, लेकिन मैं बता देती हूँ। व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, हम गर्मियों के अंदर कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो होती है, हमें स्वेट आता है गर्मियों के अंदर, ठीक है, वो हमारे कॉटन क्लोथ के सरफेस पे चला जाता है। अब वो सरफेस हमें, हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं उससे, किससे, स्वेट से, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में जब भी गर्म हवाएं चलती हैं तो वो उसको इवेपोरेट कर लेती हैं, इवेपोरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो कपड़े हमें ठंडक महसूस होती है उन समय दिनों में, और जो है वो जल्दी हमें कॉटन क्लोथ पहनने के लिए प्रेफर किया जाता है। यही रीजन है इसका। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, हमें जो है वो एक ग्लास लिया हमने, बर्फ का पानी लिया या ठंडा पानी, अब गर्मियों में सब पीते हैं, ठंडा पानी लिया ग्लास के अंदर, तो लेकिन हमने वो पिया नहीं, 2 मिनट के लिए रख दिया, तो उसके बाहर देखोगे आप जो है वो सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जब भी आप उसको फ्रिज में से निकाल के लेके आए तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ जो आपका ठंडा पानी था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सॉलिड में, या सॉलिड में ना भी मैं बोलूँ तो लिक्विड का लो टेम्परेचर था, ठीक है, लिक्विड का लो टेम्परेचर था। जब भी हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो वापस से हॉट एनवायरनमेंट में, यानी कि धीरे धीरे, जैसे सॉलिड था, मान लो कोई भी सॉलिड था या लिक्विड था, तो वो वेपर, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेपर में जाने की सोचता है, तो ये भी वेपर में जाने की सोचेगा, तो इजीली जो धीरे धीरे है वो अपने टेम्परेचर को डाउन करेगा और वाटर ड्रॉपलेट जो है वो हमें
ग्लास के बाहर या मटके के बाहर दिखने को मिलेंगे। देखा होगा आपने कि मटके, गर्मियों में मटके का पानी ठंडा किस से रहता है, जो कोरे मटके लेके आते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से रहता है। क्योंकि जो हमारा मटका होता है ना, देखो मैं आपको बता देती हूँ कि मान लो हमारा मटका है, हम गर्मियों में सभी बोला जाता है मटके से पानी पियो, आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। तो क्यों रहेगी हेल्थ? जो हमारा मटका है ये है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे यहाँ पे ना आपको वो मिलते हैं छेद, ठीक है, होल्स बोल सकते हैं हम जिसको, ठीक है, ऐसे मिलते हैं, ठीक है। जब हमने इसके अंदर पानी डाला, ठीक है, तो ये बाहर आएंगे, ये ड्रॉपलेट्स यहाँ पे जैसे हमने ग्लास का पड़ा वैसे ही इसके अंदर पानी बाहर दिखेगा हमें, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। अब ये पानी जो है वो ठंड, मतलब जैसा भी है एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो इवेपोरेट होगा, और जैसे ही इवेपोरेट होगा तो यहाँ पे जो है ये पानी हमें जो है वो कूलिंग देखने को मिलता है। डेजर्ट कूलर का भी यही सेम एग्जाम्पल है, डेजर्ट कूलर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी क्योंकि गर्मियों में जो है वो गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है। कूलर के अंदर आप ठंडा पानी डालोगे, ठीक है, कूलर के अंदर ठंडा पानी डालोगे, गर्म हवाओं में वो ठंडा पानी मिक्स होगा, ठीक है, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं। आया समझ में? आई होप आपको ये चैप्टर जो है बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है, लेकिन मैं 9th 10th से बेसिक से इसलिए शुरू कर रही हूँ ये सीरीज, ताकि जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, बिकॉज 9th 10th ही आगे फर्दर 11th 12th के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। 9th के चैप्टर आपको 11th में देखने को मिलेंगे, 11th के आप 10th के आपको 12th के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक बता रही हूँ कि धीरे धीरे हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो है वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे ही कवर कर लें। देखो अगर आप ये पढ़ने के बाद अगर ध्यान से पढ़ते हो, इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को पढ़ने के बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो या साथ साथ टॉपिक डिस्कस कर लेते हो, तो आपको इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी के अंदर तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा, और बेसिक क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं, ठीक है। यहीं से आपको जो है वो कॉम्पिटिटिव के भी बनते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा तो कहीं से नहीं आएगा अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, and I hope you will enjoy this, and thank you so much for watching this.